Hello students, I am Divya Kashyap from iWiz Education. As you know that I am your chemistry expert और हम पढ़ रहे हैं chemistry in everyday life. अब देखिए इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं that how the drug acts on its target. अब देखिए कुछ भी मेडिसिन खाते हो आप तो वो टारगेट पे किस तरह से एक्ट करती है कि आपके ब्रेन को पता ही नहीं लगता कि आपको इस तरह की पेन, सपोज कोई कहीं आपको पेन हो रही है, आपने पेन रिलीविंग मेडिसिन मतलब एनाल्जेसिक खा ली, तो वो किस तरह से आपका पेन खत्म करती है. वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो, सो क्वाइट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो देखिए क्या होता है. नॉर्मल कंडीशन पे यहाँ पे अब हम टारगेट जो ले लेते हैं, लेट अस टेक अ टारगेट एज एंजाइम. लेट अस टेक अ टारगेट एज एंजाइम को हम टारगेट ले लेते हैं यहाँ पे. अब देखिए जो एंजाइम है तो हम यहाँ पे एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. लेट्स से ये हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ऐसा होता है एंजाइम. इसके बीच में ये जो जगह होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. हर एक एंजाइम के अंदर एक पर्टिकुलर तरह का स्पेस रहता है, जिसको मतलब एक्टिव साइट की एक पर्टिकुलर तरह की शेप रहती है, राइट. अब इस एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, और नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे आकर बाइंड होता है, क्योंकि सबस्ट्रेट की भी शेप ऐसी ही होती है जिसने जिस एंजाइम के साथ बाइंड करना है उसकी शेप उसी की एंजाइम के एक्टिव साइट की जैसे होगी, ठीक है. तो वो उसके अंदर बाइंड हो जाएगा प्रॉपर, जैसे हमने सरफेस कैटालिसिस में लॉक एंड की मॉडल किया था, तो उस तरह से वो लॉक एंड की तरह एडजस्ट हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. और जो ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये जो मैसेज है, सपोज आपको पेन हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो ये मैसेज आपके ब्रेन तक चला जाएगा एंड यू विल फील दैट यू आर नॉट फीलिंग बेटर. आपको कुछ कहीं पे पेन हो रही है, आर्म में पेन हो रही है, लेग में पेन हो रही है, स्टमक में पेन हो रहा है, तो कहीं पे भी आपको ऐसी वो पेन की फीलिंग होती है. अब हम देखते हैं कि जो ड्रग है वो कैसे इस कॉम्प्लेक्स को चेंज करता है कि हमें वो जो पेन वाली फीलिंग है वो खत्म हो जाती है. अब हम यहाँ पेन का एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर सपोज आपको किसी तरह का पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ड्रग्स उस पेन से आपको कैसे रिलीव करेंगी. तो देखिए क्या होता है, हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन को रिलीव करने के लिए आपने कोई एनाल्जेसिक कंज्यूम कर लिया, कोई आपने पेन किलर ले लिया, ठीक है. अब ये पेन किलर किस तरह से एंजाइम पे एक्ट करेगा, देखिए तो ये दो तरह के मैकेनिज्म बेसिकली शो करता है. वन इज कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म, जिसके मतलब आप कह सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म बाय विच इट कैन एक्चुअली दिस थिंग सप्रेस दिस सिग्नल टू ब्रेन. क्योंकि अगर किसी भी तरह से ये मैसेज ब्रेन तक ना पहुंचे तो आपको पेन की फीलिंग नहीं होगी एंड यू विल फील बेटर. तो दो तरह से ये एनाल्जेसिक जो यहाँ पे ड्रग हम कंज्यूम कर रहे हैं, या तो कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म में एक्ट करता है या वो एक्ट करता है नॉन कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म के थ्रू. मतलब वो शो करता है नॉन कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म, ठीक है. अब देखिए कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म नाम से ही पता लग रहा है कॉम्पिटिशन, राइट. तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला है सबस्ट्रेट और ड्रग के बीच में. होता क्या है, आपके पास जैसे ये एंजाइम है, राइट, दिस इज एंजाइम. अब एंजाइम की आपको पता है ये एक्टिव साइट है, ठीक है, और लेट्स से इसमें फिट होने वाला ये है सबस्ट्रेट विच इज गोइंग टू फिट. अब इस केस में क्या होता है कि जो ड्रग हम कंज्यूम करते हैं उसकी शेप बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि सबस्ट्रेट की शेप होती है. सो लेट्स से अगर सबस्ट्रेट की शेप ऐसे है तो ड्रग की शेप भी इसी तरीके की सिमिलर है. तो क्या रहता है, इन दोनों के अंदर कंपटीशन रहता है आपस में. और होता क्या है एज अ रिजल्ट दैट सबस्ट्रेट को ये फिट होने नहीं देता यहाँ पे, और इसकी जगह क्योंकि इसका शेप बिल्कुल इसकी एक्टिव साइट के जैसा है, तो इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट ये खुद यहाँ पे फिक्स हो जाता है. अब अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, वो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो ये मैसेज कैसे जाएगा ब्रेन को, नहीं जाएगा ना. तो अब अगर ब्रेन को मैसेज ही नहीं गया तो वो पेन वाली फीलिंग भी नहीं होगी आपको. तो इसने पेन को सप्रेस कर दिया, मतलब इट इज अ पेन किलर, क्योंकि इट हैज एक्चुअली किल्ड द पेन. कैसे कि उसने सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनने ही नहीं दिया, ठीक है. या फिर इसमें क्या रहता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म. नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल
ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, और ये हो गई इसकी एक्टिव साइट, राइट। अब क्या होता है कि एक तो एंजाइम के ऊपर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है जहां पे लिंक होगा सबस्ट्रेट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिव साइट की जगह एक्टिव साइट तो होती है, उसके अलावा भी एक और साइट एंजाइम में होती है जहां पे लिंकेज हो सकती है, और वो साइट क्या होती है, दैट इज लाइक समवेयर एल्स फ्रॉम द एक्टिव साइट। लेट्स से हम यहां बना लेते हैं कि अगर वो साइट यहां है, दिस इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट। इसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। अब क्या हुआ, ये हो गया आपके पास सबस्ट्रेट लेट्स से, और ये हो गया आपके पास ड्रग। अब इस केस में ड्रग एक्टिव साइट के अंदर फिक्स नहीं होगा, जो ड्रग है वो एक्टिव साइट के अंदर फिक्स होकर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट ये जो ड्रग है इट विल बाइंड ऑन द एलोस्टेरिक साइट, ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाएगा। अब यहां पे बाइंड करने से क्या होगा, जैसे ही ड्रग एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाएगा इट विल चेंज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, उसका शेप बदल देगा। मतलब यहां पे इसकी शेप ऐसे थी, जब ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर गया, सो लेट्स से इसको हम बना लेते हैं, अब यहां पे साइट की शेप हो गई ऐसी, लेकिन सबस्ट्रेट तो इस तरह का है, राइट। तो अब सबस्ट्रेट इसमें फिट तो नहीं हो पाएगा ना। अब अगर सबस्ट्रेट इसमें फिट हो सकता था, अब इसमें फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों की शेप्स आपस में मैच नहीं कर रही है। तो क्या किया आप कह सकते हो इस केस में ड्रग ने, इस केस में ड्रग ने कोई कंपटीशन नहीं किया एक्टिव साइट की जगह लेने में, फिट होने के लिए। इंस्टेड ऑफ दैट उसने एक्टिव साइट की शेप ही बदल डाली। अब शेप बदल गई तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे ये फिक्स होने आएगा तो ये ऐसी शेप में फिक्स थोड़ी ना हो सकता है, सो इट विल नॉट गेट फिक्स। अब फिक्स नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो मैसेज नहीं जाएगा ब्रेन को, अब मैसेज नहीं जाएगा ब्रेन को तो पेन आपकी किल हो गई, राइट। तो इस तरह से ड्रग्स जो है कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म या नॉन कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म शो करते हुए अपने एक्शन को टारगेट पे दिखाते हैं। Now let us replace this target enzyme। अब जैसे एंजाइम है आपके पास, वैसे ही आपके पास टारगेट रिसेप्टर्स भी होते हैं। आपको पता है आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से ही मोस्टली बनी है, मोस्टली प्रोटीन्स ही है मेम्ब्रेन्स वगैरह में। तो अगर हम रिसेप्टर्स की बात करो तो रिसेप्टर भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो कि आप कह सकते हो किसी भी स्टिमुलस मैसेज को रिसीव कर सकता है, सेंसिटिव है उससे। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल। Let us take an example of animal cell। अब let's say अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो आपको पता है एनिमल सेल में इधर भी पार्टिकल्स हैं, आउटर सरफेस पे भी, ठीक है, इनर सरफेस पे भी पार्टिकल्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, इनर मेम्ब्रेन भी होती है, पता है ना आपको। नाउ लेट अस से यहाँ पे कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं विच आर sensitive to different stimulus, or you can say that they are specialized proteins that can actually take some certain kind of message। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारे पास रिसेप्टर है और ये है इसकी बाइंडिंग साइट, ये क्या है इसकी बाइंडिंग साइट। जैसे यहाँ पे एक्टिव साइट थी एंजाइम की, ऐसे ही रिसेप्टर की भी क्या होती है, बाइंडिंग साइट। अब कोई भी मैसेज देना है, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कोई चीज शुरू करानी है या सेल के अंदर कोई प्रोसेस को बंद कराना है, किसी चीज की प्रोडक्शन शुरू करानी है, प्रोडक्शन बंद करानी है, वो सारे मैसेजेस पास किसके थ्रू हो रहे हैं, रिसेप्टर के थ्रू। और जो इसको पास कर रहा है, राइट, वो क्या कर रहा है, जो मैसेज लेकर आ रहा है यहाँ पे, वो है हमारे पास केमिकल मैसेंजर। जो यहाँ पे मैसेज लेके आ रहा है, जैसे वहां सबस्ट्रेट था, यहाँ पे क्या है, केमिकल मैसेंजर। अब केमिकल मैसेंजर इस बाइंडिंग साइट पे फिक्स हो जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी केमिकल मैसेंजर है वो पूरी बॉडी में घूमेगा पर वो फिक्स वहीं हो सकता है जहां पर्टिकुलर टाइप के रिसेप्टर के पास उसका बाइंडिंग साइट मैच करेगा। जैसे यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल था, उसी तरह से हर केमिकल मैसेंजर का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है जहां पे वो बाइंड कर सकता है, राइट। तो केमिकल मैसेंजर ऐसे ही बाइंड हो जाएगा और किसी भी और जो भी मैसेज देना होगा वो आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन मतलब इनटू द सेल पास ऑन हो जाएगा, राइट। समझे आप किस तरह से। अब यहाँ पे जो मैसेज पास करेगा केमिकल मैसेंजर जो हमने कहा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो है नहीं, वो केमिकल मैसेंजर्स या तो आपके पास क्या है, हॉर्मोन्स, ईदर दे आर हॉर्मोन्स और दे आर न्यूरोट्रांसमिटर्स, और दे आर न्यूरोट्रांसमिटर्स।
तो केमिकल मैसेंजर्स जो कि मैसेज पास कर रहे हैं सेल्स के अंदर थ्रू रिसेप्टर्स, दे आर ईदर हार्मोन्स और दे आर न्यूरो रिसेप्टर्स। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जगह जगह पे बॉडी के अंदर है, और वो पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, केमिकल्स विच आर इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, एक्चुअली दे शो देयर फंक्शन, मतलब बहुत थोड़ी से अमाउंट में वो अपना प्रॉपर फंक्शन दिखा देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हमारे अंदर थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, रिलैक्सिन होता है, और इंसुलिन होता है, ग्लूकागन होता है, कितने सारे हार्मोन्स तो हैं हमारी बॉडी में जो आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, मैसेजेस इधर से उधर पास करने में, या किसी चीज का प्रोडक्शन करने या नहीं करने में हेल्प कर रहे हैं, आपके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं ना, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं ना आपकी बॉडी के अंदर। सो हॉर्मोन्स, ऐसे ही हॉर्मोन्स भी एक प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होने चाहिए। अगर ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं, मोर देन लाइक द मॉडरेट अमाउंट, फॉर एग्जांपल हाइपर सिक्रीशन हो रही है, क्या कम हो रहे हैं मतलब हाइपो सिक्रीशन हो रही है, तो हाइपर और हाइपो वाली दोनों ही कंडीशंस नुकसान देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन सही से सिक्रीट नहीं हो रहा, हाइपो साइड पे है, तो आपको पता है डायबिटीज मिलेटस हो जाता है आपको, राइट। सिमिलरली अगर थायरॉक्सिन सही से सिक्रीट नहीं हो रहा है तो इट गिव राइज टू क्रिटिनिज्म इन अडल्ट्स, राइट, एंड गोइटर इन, सॉरी, क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, एंड गोइटर इन अडल्ट्स। अलग अलग तरह की डिजीज हो जाती है ना। सिमिलरली मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी प्रेजेंट है पर थोड़ी अमाउंट में, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो फीमेल्स के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो उनके अंदर कुछ मेल सेक्सुअल फीचर्स आ जाएंगे, कुछ बियर्ड आपने देखा होगा कई बार, कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। सिमिलरली मेल्स के अंदर भी हो सकता है कि भी एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, अदरवाइज मेल में होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है। So that means hormones act as a chemical messengers and they function like this. Similarly, we have neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमिटर्स भी क्या होते हैं आपके पास, केमिकल्स होते हैं ना, एड्रेनलिन हो गया आपके पास, तो ये भी इसी तरीके से मैसेजेस को अंदर बाहर सेल के पहुंचाने में इस तरह से हेल्प करते हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं ये दो तरह से हेल्प करते हैं, वन इज एगोनिस्ट वे, one they are clubbed in the category of agonist and other is antagonist। अब देखो एगोनिस्ट वाली कैटेगरी वो है जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर कोई पर्टिकुलर तरह का प्रोसेस शुरू करा रहा है, मतलब जब न्यूरोट्रांसमीटर या बाइंड हो रहा है तो इस एगोनिस्ट का मतलब है जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो रहा है तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइप का प्रोसेस, सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इनिशिएट कर रहा है वो, और एंटागोनिस्ट जब उन वो फिजिकल प्रोसेसेस को बंद कराने का मैसेज दे रहा है। सो लाइकवाइज द केमिकल मैसेंजर्स दैट इज हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे कैन एक्चुअली हेल्प इन पासिंग द मैसेज बाय लिंकिंग विद द रिसेप्टर्स एट द बाइंडिंग site. So I think you got it that how the drugs actually target the macromolecules, और आपको ये भी पता लगा कि रिसेप्टर्स भी अगर टारगेट हो तो ड्रग यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन से काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे बाइंडिंग साइट नॉर्मल ये है, अगर ड्रग को इस चीज को इफेक्ट करना है, इसको सप्रेस करना है तो वो बाइंडिंग साइट की शेप बदल देगा, राइट, या वो बाइंडिंग साइट पे खुद बाइंड हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से वो आप कह सकते हो जो सिग्नल है, जो कम्युनिकेशन है ब्रेन के साथ, उसको खत्म कर रहा है। तो हर तरह का ड्रग अपना इफेक्ट इसी तरह से शो कर रहा है। सो आई थिंक यू गॉट इट दैट हाउ ड्रग एक्ट्स ऑन अ टारगेट। सो विद दिस वी फिनिश this video and we'll meet in the next video। इसको आप अच्छे से पढ़ो because this is very important। अब next video के अंदर हम पढ़ेंगे that how the drug is designed।